Hello friends and students. Today I have brought a very wonderful poem, Amanda, for the students of class 10th. And this beautiful poem is written by Robin Klein. ये poem इतनी ज़्यादा यूनिक क्यों है, मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा ब्रीफ पोएम के बारे में। कि इस पोएम में जो एक मदर है वो लगातार अपनी बेटी को डांट रही है, उसको कह रही है कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, उसे किस प्रकार खाना खाना चाहिए, उसको किस प्रकार बैठना चाहिए, उसको किस प्रकार अपना जो कमरा है वो साफ़ रखना चाहिए। तो लगातार जो मदर है वो अपनी बेटी को डांट रही है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो उनके बच्चे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से समाज में रहें, वो चाहे घर में रहें चाहे घर के बाहर रहें। उनका जो बैठने का तरीका है, बोलने का तरीका है, कोई भी काम करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। तो यही कुछ बात है इस पोएम में कि अमेंडा जो एक गर्ल है, बार बार उसकी मदर उसको कुछ अच्छा करने के लिए कह रही है, प्रॉपर्ली बैठने के लिए कह रही है, चॉकलेट्स नहीं खाने के लिए कह रही है, और वो सब ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसके बच्चे को घर में और घर के बाहर या किसी भी पब्लिक प्लेस में अच्छे ढंग से बैठना आए। ये मम्मी की मनसा है, ये मम्मी की इच्छा है। तो जब ये होता है, अमेंडा को कैसे महसूस हो रहा है, अमेंडा को कैसा लगता है, वो भी हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि अमेंडा को जब डांट पड़ रही है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। तो आइए इस पोएम को हम लाइन वाइज समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हर्ट योर शोल्डर्स अमेंडा। अब उसकी मम्मी कह रही है अमेंडा को कि अपने नाखूनों को मत काटो। बच्चों को आदत होती है कि वो ऐसे बिना उनको याद नहीं रहता, वो ऐसे नाखून काटते रहते हैं। तो मम्मी इसको कह रही है अमेंडा ये अपने नाखून मत काट, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब देखो तब नाखून काटती रहती है, तो ऐसे नाखून मत काट अपने, ये गलत बात है। फिर कहती डोंट हंच योर सोल्जर्स। हंच का मतलब होता है सोल्जर्स को ऐसे उकड़ू करके बैठना, और ये निशानी अच्छी निशानी नहीं है, अच्छा पोस्चर नहीं है ये बैठने का। तो उसकी मम्मी कह रही है कि अपने जो सोल्जर्स हैं उनको हंच मत करो, ठीक है, उनको उचकाओ मत। सो मम्मी कह रही है अपने सोल्जर्स को तुम हंच करके मत बैठो, एंड ये भी अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं लगते तुम, इस तरीके से मत बैठो। नेक्स्ट मम्मी कहते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ऐसे मम्मी कहती है तरीके से बैठो। स्लाउचिंग होता है जब हम लेजीली बैठे होते हैं, आलस में लेटे होते हैं, लेजीली पैर हमारे खुले होते हैं, ठीक है, उसको हम स्लाउचिंग कहते हैं। तो उसकी मम्मी कह रही है ऐसे लेजीली बैठी हुई है, इतनी बुरी लग रही है, इतनी आलसी लग रही है, इसको रोको, ऐसे नहीं बैठना है। तो ऐसे उसकी मम्मी उसको गुस्से में बोलती है कि ऐसे आलसपन में बैठी कितनी गंदी लग रही है, रोको इसको, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा ऐसे लेजीली बैठना। तो जो हमारा वर्ड है स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजीली, आलसमयी तरीके से बैठना या सोना, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब उसकी मम्मी उसको ये सब कहती है तो अब अमेंडा की क्या फीलिंग्स हैं, अमेंडा को क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इनकी 4 लाइन्स के बाद हमारी जो 2-3 लाइन्स हैं पोएम की, वो आपके पैरेंथेसिस के अंदर है। ध्यान से देखो पोएम को, पैरेंथेसिस के अंदर है। वो पैरेंथेसिस को हम ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहली बात आपके क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। सो स्टूडेंट्स ये जो लाइन्स हैं ये पैरेंथेसिस के अंदर हैं क्योंकि ये अमेंडा की इमेजिनेशन बता रही है, अमेंडा की थिंकिंग बता रही है कि जब उसकी मम्मी उसको डांट रही है तो उसको कैसा लग रहा है, वो क्या चाहती है। सो अमेंडा की थिंकिंग बता रही है, उसके विचार बता रही है, ठीक है, वो कैसे फील कर रही है, उसकी फीलिंग को बता रही है। इसीलिए ये जो लाइन्स हैं ये ब्रैकेट्स के अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर। अब देखो उसको कैसा लगता है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो ये कह रही है, अब वो ऐसे इमेजिन कर रही है कि एक बहुत विशालकाय समुद्र हो, ठीक है। इसमें जो वर्ड है एमरल्ड, एमरल्ड का मतलब कलर से रिलेटेड है, ठीक है। सो किस कलर का होना चाहिए वो समुद्र। सो शी इज सेइंग दैट कि जो हरा समुद्र होगा वो ग्रीन कलर का, और लैंग्वेज मतलब शांति से उसके ऊपर
लहरें चल रही हैं, ठीक है, लहरें शांति से चल रही हैं और इमेजिन कर रही है वो कि वो एक समुद्र में हो और वहाँ पर एक सुंदर सा समुद्र है, हरे रंग का समुद्र है और वो वहाँ पे अकेली हो। अब जो इसमें सॉरी, सोल मतलब अकेला, एक, ओनली वन सोल। इनहैबिटेंट मतलब रहने वाला व्यक्ति, ड्वेलर जो वहाँ पे रहता है। सोल इनहैबिटेंट का मतलब होता है एक अकेली इनहैबिटेंट, एक अकेला ड्वेलर। तो अमेंडा चाहती है कि बड़े समुद्र में वो रहे और वहाँ पर वो एक मरमेड की तरह जीवन यापन करे, एक मरमेड की तरह खुशी से रहे, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे और अपनी खुशी से यहाँ वहाँ समुद्र में तैरती रहे। तो जब उसकी मम्मी सॉरी उसको ऐसे स्कोल्ड करती है, डांटती है, तो इस प्रकार अमेंडा की फीलिंग होती है। उसको लगता है कि काश मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, काश मैं एक समुद्र में जाऊं और उस समुद्र में मेरे अलावा कोई भी ना हो। इनहैबिटेंट मतलब वहाँ की मैं एकमात्र निवासी हूँ और वहाँ पर मैं अपनी मर्जी से ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, खुशी से यहाँ वहाँ तैरती रहूँ। तो वो अपने आप को इधर एक मरमेड की तरह कंपेयर कर रही है कि मैं एक मरमेड बन जाऊँ और फिर मुझे कोई भी रोके टोके नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा देखो स्टूडेंट्स। सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अब उसकी मम्मी कह रही है, अरे तुम्हारा होमवर्क हो गया? बिल्कुल होमवर्क नहीं करती है, जब देखो तब यहाँ वहाँ घूमती रहती है, होमवर्क क्यों नहीं करती है? डिड यू टाइडी योर रूम? और जब तुम होमवर्क करती हो कितना गंदा है तुम्हारा कमरा, यहाँ वहाँ कितनी गंदगी फैली हुई है, अपना कमरा साफ किया है तुमने? ठीक है, इस प्रकार उसकी मम्मी उसको डांट रही है, उससे क्वेश्चनिंग कर रही है। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और एकदम से उसकी मम्मी को याद आता है, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना अपने जूते भी साफ करने, क्या तुम अपने जूते साफ किए हैं? तो अमेंडा की मम्मी ने उसको कहा होगा थोड़े समय पहले कि बेटे आपके शूज साफ करके रखना, जब पढ़ाई फिनिश हो जाएगी, होमवर्क फिनिश हो जाएगा तो तुम्हें अपना रूम भी साफ करना है। तो इसीलिए उसकी मम्मी उसको कह रही तुम्हारा होमवर्क फिनिश हुआ कि नहीं हुआ? जब देखो तब यहाँ वहाँ खेलते रहते हो, जब देखो तब ऐसे वैसे काम करते रहते हो, होमवर्क फिनिश क्यों नहीं किया अभी तक? फिर कहती है, और इतना गंदा तुम्हारा ये कमरा है, इसको साफ क्यों नहीं किया? अपना कमरा साफ रखा करो। और फिर उसके बाद मम्मी को याद आता है कि उसने अमेंडा को कहा होगा कि तुम अपने जूते साफ रखा करो, और देखती है अरे तुम्हारे तो जूते भी साफ नहीं, क्या तुमने जूते साफ रखे हैं? इस प्रकार दोबारा अमेंडा की मदर उसको डांट रही है। अब हम देखते हैं जब दोबारा इस प्रकार की डांट उसको पड़ती है तो अमेंडा को कैसा महसूस होता है। सेकंड स्टैंजा के नीचे दोबारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर उसकी फीलिंग है, ठीक है, उसकी एहसास है, उसकी फीलिंग है, उसके थॉट्स हैं, उसके विचार है, वो क्या करना चाहती है। देखिए, आई एम एन ऑर्फन, वो कहते काश मैं ऑर्फन होती, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और यहाँ वहाँ गलियों में घूमती रहती, कोई मुझे टोकता नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी से अनाथों की तरह मैं यहाँ वहाँ घूमती रहती। I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. और यहाँ पे ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे अमेंडा कह रही है कि जो फ्रीडम है वो बहुत अच्छी होती है, जो स्वतंत्रता है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और वो कहती है जब देखो तब मम्मी मुझे डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है, काश मुझे शांति नसीब हो। इसीलिए कह रही साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति है वो सोने के समान इम्पॉर्टेंट है, सोने के समान मुझे प्रिय है, और जो स्वतंत्रता है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अब बच्चों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अमेंडा कह रही है कि काश मैं ऑर्फन होती, काश मैं अनाथ होती। तो ऐसा नहीं है कि वो ये चाहती है कि उसके माता पिता की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं है। वो बस यहाँ पे इसलिए फील कर रही है कि काश मैं अनाथ होती, क्योंकि वो एक फ्रीडम चाहती है। क्योंकि जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स नहीं होते तो कोई उनको रोक टोक नहीं करता, वो अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ जाते हैं। वो जो फीलिंग है वो अमेंडा चाहती है कि कोई मुझे रोके टोके नहीं, मैं अपनी मर्जी से गलियों में घूमूं, अपनी मर्जी से बिना चप्पलों के जूतों के यहाँ वहाँ मिट्टी में घूमूं, खेलूं, जाऊं। इस सेंस में वो कहती है कि काश मैं ऑर्फन होती। उसके बाद वो कहती है कि जो शांति है वो स्वर्ण के समान, सोने के समान महत्वपूर्ण है, और जो स्वतंत्रता है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। अमेंडा चाहती है कि काश मुझे शांति नसीब हो, काश मुझे स्वतंत्रता नसीब हो। तो इस प्रकार हमारा ये सेकंड स्टैंजा था। नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टैंजा में देखो मम्मी कैसे डांट रही है इसको, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, उस चॉकलेट को मत खाओ।
जब देखो तब मीठी चीज़ें खाते रहते हो, चॉकलेट खाते रहते हो, दांत खराब हो जाएंगे। इस प्रकार उसकी मम्मी उसको डांट रही होगी। ये जो बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह सब कुरकुरे सब कुछ खाने का बड़ा शौक होता है, तो मम्मी उसको कहते हैं वो चॉकलेट मत खाओ। कितने बार मना किया चॉकलेट खाने के लिए। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। एक्ने होते हैं कील मुहासे, फेस में जो कील मुहासे हो जाते हैं उसको एक्ने कहते हैं। तो मम्मी उसको कहती है कि तुम्हें अपने कील मुहासे दिख रहे हैं ना, तो क्यों खा रहे हो उस चॉकलेट को, इससे तुम्हारा फेस और ज़्यादा खराब हो जाएगा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। और जैसे हम लोग बड़े लोग या कोई भी है, जब हम एक बात करते हैं तो हमें एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब हम कुछ गलती करते हैं तो हम एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते। अब जब उसकी मम्मी उसको कह रही है अरे मैंने कितने बार कहा चॉकलेट मत खाओ, इतने ज़्यादा कील मुहासे तुम्हारे फेस में हो गए हैं, कितना गंदा लग रहा है तुम्हारा फेस। तो जब वो ऐसे कह रही है तो वो जो लड़की है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि उसकी मम्मी उसके फेस के बारे में कह रही है कि तुम्हारे फेस कितना गंदा लग रहा है, इतने कील मुहासों से भरा पड़ा है। तो वो लड़की को एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है, इसलिए वो यहाँ वहाँ देख रही है, मम्मी को नहीं देख रही। मम्मी को इस बात के ऊपर भी गुस्सा आता है, कहती है यहाँ वहाँ क्या देख रही है, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी आंखें मिला के देखा करो। ऐसे मम्मी उसको डांट के कहती है। अब जब उसकी मम्मी ऐसे उसको डांट रही है, उसको उसके फेस के बारे में कह रही है, उसके मुहासों के बारे में कह रही है, कील के बारे में कह रही है, उसको बहुत बुरा लगता है। देखते हैं उसकी मनस्थिति क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है अपने लिए। अगेन पैरेंथेसिस में उसकी विचारधारा है, वो अपने लिए क्या चाहती है। देखो, आई एम अ रुपेंजल। आपने शायद रुपेंजल की कहानी सुनी होगी। इसमें जो रुपेंजल है वो अपने उसकी एक सौतेली माँ होती है, और उसकी सौतेली माँ उसको एक बहुत बड़े टावर के ऊपर एक कमरा बना के रखती है रुपेंजल को, और वहीं पर किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं था। वो जो रुपेंजल थी वहाँ पे अकेले रहती थी, और उसके बहुत बड़े बड़े लंबे बाल होते थे गोल्डन कलर के। उन बालों को नीचे डालती थी टावर से, और फिर उसकी मम्मी उस बालों की मदद से उस टावर में, उस कमरे में जाती थी उससे मिलने के लिए। ये एक कहानी है रुपेंजल की। अब वो कहती है कि काश मैं रुपेंजल होती और मैं किसी की भी चिंता नहीं करती, मुझे कोई चिंता नहीं होती, मुझे कोई गम नहीं होता, मुझे कोई रोकता टोकता नहीं, कोई मुझे डांटता नहीं। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल। ट्रैंक्विल होता है पीस, काम, शांति से भरी हुई। तो अमेंडा विश कर रही है कि जो टावर के ऊपर कमरा है, टावर के ऊपर जो ज़िंदगी है वो शांति से भरी हुई होती है। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई परेशान करने वाला नहीं होता। और ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल रेयर है। ऐसी ज़िंदगी तो बस उसको मिलती है जो लकी होता है। हमें तो रोज़ डांट मिलती है। सो आई शैल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई हेयर, ब्राइट हेयर। और यहाँ पर वो फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है इस लाइन के एंड में। वो बहुत हैरानी से कह रही कि मैं तो कभी भी अपने लंबे बालों को नीचे नहीं डालती टावर से ताकि कोई ऊपर आए। मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। और जैसे उसने कहा है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है, तो वो चाहती है कि उसको शांतिमय माहौल मिले जिसमें वो स्वतंत्र हो और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये अमेंडा की अपने लिए थॉट है, अपने लिए विशेष है कि काश उसके साथ ऐसा हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टैंजा 4 करते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अब उसके बाद जब उसकी मम्मी ने उसको डांटा होगा कि तुम्हारे चेहरे पे कितने सारे कील मुहासे हैं, तो वो रो रही होगी, ऐसे सुबह की रो रही होगी, ऐसे सुबह के रो रही होगी। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा ऐसे सुबह के रोना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। तुम बहुत मूडी हो, अपने मूड के हिसाब से काम करती हो। दिल आता है तो काम करोगे, दिल नहीं आता तो काम नहीं करोगे, तो तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो। एनीवन वुड थिंक आई नैट एट यू। और अगर तुम इस प्रकार से रो रही हो तो हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती ही रहती हूँ, मैंने तुम्हें मारा है, मैंने तुम्हें स्कोल्ड किया है, ठीक है। तो तुम एकदम से सुबह के रोना बंद करो, और तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, ये अपना बिहेवियर को छोड़ो। और इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही है, सुबह की रो रही है, हर किसी को लगेगा कि हाँ अमेंडा की मम्मी ने उसको कितनी ज़ोर से मार दिया, तो तुम ये बदनामी मत करो। इस प्रकार उसकी मम्मी उसको एंड में भी डांटती है। सो स्टूडेंट्स, इस पोयम में हमने डिटेल में पढ़ा कि अमेंडा को उसकी मदर किस प्रकार डांट रही है, क्या क्या उसकी मदर चाहती है कि अमेंडा को करना चाहिए, और फिर अमेंडा की फीलिंग्स क्या होती हैं। अब हमारे पास थोड़े से फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताती हूँ कि इस पोयम में क्या क्या अलंकार यूज़ किए गए हैं। अलिट्रेशन मैंने आपको बताया, जिसमें हम कंसोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं। तो इस पोयम में फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुआ है वो अलिट्रेशन है। जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इसमें एस साउंड रिपीट हो रहा है,
स्टॉप दैट सल्किंग, इसमें भी एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो आपका यहाँ पे अलिट्रेशन स्पीच है। दैट सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि एनाफोरा क्या होता है। एनाफोरा वो फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो अलंकार होता है जिसमें कंसेक्यूटिव लाइंस में, मतलब लगातार 1 2 3 4 लाइंस में शुरू के जो शब्द होते हैं, शुरू के 2-3 शब्द रिपीट होते हैं, उसको हम एनाफोरा कहते हैं। तो इस पोएम में 2 जगह एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा में डोंट रिपीट हुआ है 1-2 बार, ध्यान से देखना आप पोएम को, और सेकंड स्टैंजा में डिड वर्ड यूज हुआ है। उसकी मम्मी उससे क्वेश्चनिंग कर रही है, तो डिड वर्ड रिपीट हुआ है कंसेक्यूटिव लाइन्स में, मतलब लगातार जो लाइन्स है उनकी शुरुआत में। तो इस प्रकार का कोई वर्ड रिपीट होता है लाइन की शुरुआत में और वो लाइन लगातार होनी चाहिए, तो हम फिर कहते हैं कि एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस में होगा। नेक्स्ट है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन होता है जब पूरी पोएम में कोई शब्द, कोई फ्रेज या कोई वाक्य रिपीट होता है, ठीक है, बार बार वो आ रहा है, तो हम वहाँ पे रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच बताते हैं, यूज़ करते हैं, और हिंदी में उसको पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, मतलब रिपीट होना। तो यहाँ पे जो ये नाम है अमेंडा, उसकी मम्मी बार बार उसका नाम अमेंडा लेके उसको उच्चारित कर रही है, बार बार उसको बोल रही है, तो अमेंडा शब्द में आपका रेपिटिशन है। नेक्स्ट आपका है मेटाफर। तो जितनी भी अमेंडा की अपने लिए फीलिंग्स हैं, उसके अपने जो थॉट्स हैं, जो पैरेंथेसिस के अंदर है, जो ब्रैकेट्स के अंदर है, उसमें जो अलंकार यूज हुआ है, जैसे ऑर्फन, वो अपने आप को ऑर्फन से कंपेयर कर रही है, अपने आप को मरमेड से कंपेयर कर रही है, अपने आप को रुपेंजल से कंपेयर कर रही है, तो इन केसेस में मेटाफर यूज हुआ है। सेकेंडली अब हम डिस्कस करते हैं राइम स्कीम। सो इस पोएम में जो राइम स्कीम है दैट इज ए बी ए फर्स्ट स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा में ए सी ए, थर्ड स्टैंजा में ए डी ए, फोर्थ स्टैंजा में ए डी ए। तो इस प्रकार इस पोएम में राइम स्कीम है। एंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस पोएम में कुछ होता है तो वो यही है कि पोएम में हर स्टैंजा के बाद कुछ लाइंस को पैरेंथेसिस में हमने क्यों लिया। तो हमें बोलना है सम लाइन्स आर इन पैरेंथेसिस बिकॉज दीज लाइन्स शो द फीलिंग ऑफ Amanda, the mental thinking of Amanda, the thoughts of Amanda. That is why these lines are in parentheses. इसके अलावा आज हमने इस पोएम को इतने डिटेल में समझा है कि छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत इजीली बताओगे कि why Amanda thinks herself to be orphan. तो we'll say because she wants to lead a life of orphan, because orphan children are never scolded by their parents. They live their life with happiness एंड विद लिबर्टी, इस तरीके से हो सकता है। फिर वाई दिस अमेंडा वॉन्ट्स टू बी मरमेड, सो अगेन विल से शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ मरमेड एंड एंजॉय हर लाइफ इन सी सो दैट नोबडी कैन स्कोल्ड हर, नैब हर देयर ऑल्सो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो वाई, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, वाई Amanda wants to be Rapunzel. So there also we can say that Amanda wants to be Rapunzel because like Rapunzel she wants to live her life in tower in peace. Okay, because she considers silence is golden, क्योंकि उसके हिसाब से जो साइलेंस है वो गोल्डन है। तो इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप अपने विजया मैम से अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसी वीडियो के इसको स्क्रॉल कीजिए डाउन और अपनी क्वेरीज लिखो, अपने क्वेश्चंस लिखो, अपनी प्रॉब्लम्स लिखो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।